हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का विजिट करके बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और डाटा इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अधिक से अधिक चैनल के साथ में जुड़ें। आज का अपना टॉपिक होने वाला है बायोलॉजी क्लास 11th क्लास। टॉपिक है अपना पादप में श्वसन, रेस्पायरेशन इन प्लांट। पेड़ पौधे किस प्रकार से श्वसन करते हैं, किस प्रकार से कच्चे रासायनिक पदार्थों को काम में लेते हैं और किस प्रकार से लास्ट का प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्रकार के बेहतरीन प्रोडक्ट को जानने के लिए आज का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पादप में श्वसन। नेट एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से रामबाण साबित होने वाला टॉपिक है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से जुड़े हुए हैं, लैब असिस्टेंट से जुड़े हुए हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं जिनमें बायोलॉजी को शामिल किया जाता है, सभी के लिए आज का टॉपिक रामबाण साबित होने वाला है। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एनएडी का पूरा नाम बताइए। जिन बच्चों ने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन टॉपिक पढ़ रखे हैं, डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं तुरंत आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। रीड आउट करते हैं चार ऑप्शन को। निकोटिनेमाइड, एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइएमाइड और निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइएमाइड। चार ऑप्शन आप पहले क्वेश्चन के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आप किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो राइट हो जाए, क्वेश्चन का सही आंसर निकल करके आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ना है। जो विद्यार्थी क्लास के साथ में जुड़ गए हैं वो ज़रूर लाइक वाला बटन दबा दें और उसके साथ में आगे बढ़ते हैं और रीड आउट करते हैं पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से। एनएडी का पूरा नाम लिखना आपको बच्चा। तो देखो चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, देखो आपको बच्चों याद रखना होगा, आपको जाना होगा बी ऑप्शन के पास में। यानी एनएडी का पूरा नाम होता है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इस एडिनोसिन के चक्कर में फंस मत जाना, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा। यानी पहले क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक पाइरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम ए में रूपांतरण के दौरान कितने अणु एटीपी के बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो बात को समझो। क्या कह रहा है, एक पाइरुविक अम्ल। देखो हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के अंदर एक साइकिल पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। कैसी साइकिल है बच्चा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है। देखो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान 2 अणु बन जाते हैं पाइरुविक अम्ल के। कितने अणु बन जाते हैं, पाइरुविक अम्ल के। ये घटना किसके अंदर होती है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान होती है। अब ये पाइरुविक अम्ल जो है ये आगे जाकर के क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। किस में प्रवेश कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर। कौन सी साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश करने के बाद में ये ग्लाइकोलाइसिस चक्कर से देखो बना हुआ पाइरुविक अम्ल है, ये भी विखंडित होकर के ऊर्जा मुक्त करना ऐसे काम करता है। देखो होता क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। इसलिए पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं को तोड़ने के लिए क्रेब्स साइकिल को कितनी बार चलना पड़ता है, 2 बार चलना पड़ता है। लेकिन देखो क्वेश्चन में यहाँ पर 2 पाइरुविक अम्ल की बात नहीं कर रहा है, एक पाइरुविक अम्ल की बात कर रहा है। तो अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। और क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है और उसके बाद में क्रेब्स साइकिल आगे बढ़ती है। देखो चर्चा करते हैं फिर से। तो अपने पास में क्या लिखा अगले ने कि एक पाइरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम ए में रूपांतरण के दौरान कितने अणु एटीपी के बनते हैं। देखो तो यहाँ पर हम बात करते हैं पाइरुविक एसिड की, और पाइरुविक एसिड जो होता है उससे बन जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए। बिल्कुल। और जब एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है तो यहाँ पर एक यौगिक काम आता है, अच्छी तरीके से समझना। NADPH2 जो होता है वो NADPH2 में NADP जो होता है वो NADPH2 में बदल जाता है। एक NADP बराबर 3 अणु एटीपी के होते हैं। कितने अणु एटीपी के होते हैं, 3 अणु। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पाइरुविक अम्ल टूटेगा तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के पास में। यानी कितने अणु एटीपी के बन जाएंगे, 3। और अगला ऐसे लिख दे कि पाइरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम में रूपांतरण के दौरान, तब आपको जाना होगा 6 एटीपी के साथ में।
लेकिन क्वेश्चन को देखो अच्छे से रीड आउट करो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक पायरुविक अम्ल का एसिटाइल को एंजाइम ए में रूपांतरण के दौरान कितने अणु एटीपी के बनते, तो आपको स्टूडेंट्स बी ऑप्शन के पास में जाना होगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेने के साथ में आगे बढ़ना है, अच्छे तरीके से सुन करके आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है और जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको नोट्स में डालने हैं। एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जब थर्ड क्वेश्चन में जाते हो, थर्ड उससे मोस्ट लग रहा है, फोर्थ उससे मोस्ट लग रहा है, फिफ्थ उससे मोस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब डाटा जो कंटेंट है वो अपना एक से बढ़ करके एक है। चलो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। TCA का प्रथम सदस्य है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है उसका प्रथम सदस्य कौन सा है? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, सिस एकोनेटिक एसिड है। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा आपको। ये जो TCA जो है ना, इसको क्रेब साइकिल के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे कि क्रेब साइकिल जो होती है उसका प्रथम सदस्य क्या होता है। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं, TCA का मतलब, क्योंकि इसमें बनने वाले प्रथम 3 जो यौगिक जो होते हैं ना, उनके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर, इसका प्रथम सदस्य क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। जो विद्यार्थी जुड़े हुए लगनता के साथ में, मन के साथ में जुड़े हुए, यथासंभव प्रयास करना आपको यहाँ पर आंसर देने का। देखो क्रेब साइकिल की बात करेंगे ना, तो क्रेब साइकिल के अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, प्रथम सदस्य बनता है, वो होता है स्टूडेंट सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। बिल्कुल, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल बनने के कारण से इसको सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। देखो ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से बताता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यानी इसको सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्रेब साइकिल 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 10 स्टेप में। पहले जो 4 कंपाउंड बनते हैं बच्चा, वो 6 कार्बन वाले होते हैं। कितने कार्बन वाले होते हैं? 6 कार्बन वाले। एक कंपाउंड ऐसा होता है जो 5 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है? 5 कार्बन वाला। बाकी जो है वो 4 कार्बन वाले होते हैं। तो देखो यहाँ पर गौर फरमाना, TCA का प्रथम सदस्य, तो पहले तो आपको ये जानना है स्टूडेंट्स कि TCA का मतलब क्या है, तो क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल के अंदर प्रथम स्थायी यौगिक क्या बनेगा? सिट्रिक अम्ल। इसलिए इसको कौन सा चक्कर कहते हैं? सिट्रिक अम्ल चक्कर के नाम से जानते हैं। ये चक्कर कितने चरणों में चलता है? 10 चरणों में। प्रथम 4 यौगिक कितने कार्बन वाले होंगे? 6 कार्बन वाले। एक कितने कार्बन वाला होगा? 5 कार्बन वाला। और 5 कितने कार्बन वाले होंगे? 4 कार्बन वाले। इस प्रकार से क्रेब साइकिल चलती है। और एक बात और बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्रेब साइकिल कहाँ पर संपन्न होती है? तो आपको ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के बारे में हमने बात किया था ना पिछले क्वेश्चन में बच्चा, वो कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चलने वाली साइकिल है। बिल्कुल, इतनी सारे डाटा, इतनी सारी बातें आपको बता चुका हूँ 3 नंबर क्वेश्चन तक अच्छी तरीके से। अब बात करना चाहूँगा 4 नंबर क्वेश्चन की। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। देखो क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, ग्लिसरेल्डिहाइड होता है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड होता है, पाइरुविक अम्ल होता है। तुरंत आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में इसी ही ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की है और वहाँ पर ये छुपा हुआ आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम कंपाउंड, अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा एग्जाम की दृष्टि से। ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? मैं जाऊँ ए ऑप्शन के पास में, सिट्रिक अम्ल के पास में, या फिर बी के पास में जाऊँ, या फिर सी के पास में जाऊँ, या फिर डी के पास में जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखो ग्लाइकोलाइसिस, देखो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर जो ग्लूकोज जो होता है ना बच्चा, मैं बार बार रिपीट करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आए। यहाँ पर ग्लूकोज टूटती है और ग्लूकोज टूटने से बहुत सारे चरणों से गुजरती हुई लास्ट में अंतिम प्रोडक्ट बनाती है पाइरुविक एसिड। बिल्कुल, कौन सा बनाती है? पाइरुविक एसिड। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पाइरुविक एसिड हो जाएगा। एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितने पाइरुविक एसिड बनते हैं? 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं। बिल्कुल, तो 4 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छी तरीके से आपको रीड आउट करने के बाद में आंसर तक पहुंचने का प्रयास करना है। स्टूडेंट क्या कहना चाहता है? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला, शॉर्ट एंड ट्रिक में इसको आप पढ़ेंगे ETS साइकिल। क्या पढ़ेंगे? ETS। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जिसको जानते हैं, के अंतिम ऑक्सीकरण में जो साइटोक्रोम
ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो किसको देता है, साइटोक्रोम। देखो ध्यान से पढ़ना, अंतिम ऑक्सीकरण में जो साइटोक्रोम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, कौन देगा, साइटोक्रोम बी देगा, साइटोक्रोम सी देगा, साइटोक्रोम ए3 देगा, साइटोक्रोम एफ देगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने एटीएच साइकिल अच्छे से रीड आउट कर रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी उसका करेक्ट आंसर यथासंभव समय पर निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 5 नंबर देख पा रहे हैं। अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा एटीएच साइकिल के अंदर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं। कितने प्रकार के कॉम्प्लेक्स भाग लेते हैं, 5 प्रकार के। और उनमें सिस्टम रहता है, प्रोसेस चलता है। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले साइटोक्रोम बी में इलेक्ट्रॉन आते हैं और बी से साइटोक्रोम C1 में चले जाते हैं और लास्ट में A1 और A3 में जाते हैं। बिल्कुल किस में जाते हैं, A1 और A3 में जाते हैं। तो यहाँ पर अपने 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब देखो बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। पौधों में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स केवल दिन में होता है, डे में होता है, विटामिन बनाता है, दिन व रात दोनों में होता है, और देखो के लिए कई बार आवश्यक है। श्वसन के लिए CO2 कई बार आवश्यक है। पौधों में श्वसन के लिए CO2 जो होती है वो आवश्यक होती है। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से देख पा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कब होता है। तो सिंपल सा है, वो दिन में भी होगा और कब होगा, रात में भी होगा। तो पहुंच गए होंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है उनको बहुत अच्छे तरीके घोट करके याद करेंगे। देखो पादपों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, ऊर्जा बनेगा, स्टार्च बनेगा, O2 बनेगा, शर्करा बनेगा, O2 बनेगा, जल बनेगा, ऊर्जा बनेगा। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करते हैं और लास्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, श्वसन का अंतिम उत्पाद पादप में कौन सा होगा। देखो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखो एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ कहीं भी श्वसन ना मिल जाए, मेरी बात को सुनना, गौर से समझने का प्रयास करना। आपको जहाँ कहीं भी श्वसन का नाम मिल जाए, आपको बच्चा यह समझना है कि यहाँ पर भोज्य पदार्थों का विखंडन होगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होती है वो टूटेगी। बिल्कुल। तो देखो और वो किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, या तो वो O2 की प्रेजेंस में हो सकता है या फिर O2 की अब्सेंस में हो सकता है। 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज नोन एज एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। समझते हो ना। अब मैंने यहाँ पर O2 लगाया, इसका मतलब ये कैसा श्वसन हो गया बच्चा, वायवीय श्वसन। अब जैसे टूटेगा तो देखो एक तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, H2O यानी जल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकल जाएगी। यहाँ भी निकलती है ऑक्सीजन, ध्यान रखना बच्चा इस बात को। तो देखो आपको क्या समझना है कि अगले ने क्या पूछा, लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इस बात को अपने भेजे में डाल पाए होंगे। यहाँ पर हम जाएंगे ए ऑप्शन के पास में। कौन से ऑप्शन के पास में जाएंगे, ए ऑप्शन के पास में जाएंगे। देखो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, स्टार्च से स्टार्च कैसे बन सकता है, शर्करा से शर्करा कैसे बन सकता है, जल और ये तो बन ही रहे हैं साथ में। तो देखो यहाँ पर CO2 और रह गए ना, इसलिए हम किस ऑप्शन के पास में गए, 1 नंबर ऑप्शन के पास में, ए ऑप्शन के पास में गए। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो अवायवीय श्वसन में शर्कराओं के अपूर्ण विखंडन से निर्मित होता है। बताओ भाई, सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। वायवीय श्वसन में अभी भी हमने पढ़ा, जल बना था, CO2 बना था, ऊर्जा बनी थी। लेकिन इस बार घोषा कर रहा है अगला, अवायवीय रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, अवायवीय श्वसन की बात कर रहा है, इनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। देखो फ्रक्टोज व जल बनेगा, ग्लूकोज व कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा बनेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है उसको आपको चयन करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छे विद्यार्थियों की तरह तुरंत प्रभाव से करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार डाटा और कंटेंट आपके सामने डेली रखा जाता है, इसलिए तो कहता हूँ डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी MCQ सीरीज को ज्वाइन करोगे तो बायोलॉजी की बहुत शानदार जानकारियाँ 11th और 12th के साथ में ही आप क्लियर कर जाएंगे और कंपटीशन की दृष्टि में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे। बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो क्या बनता है, यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अवायवीय श्वसन में जब शर्करा का अपूर्ण विखंडन होता है तो एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इन ऑप्शन के हिसाब से अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। वायवीय परिस्थिति में, ध्यान से पढ़ना, रीड आउट करना। देखो वायवीय परिस्थिति में
ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एटीपी अणुओं की कुल उपलब्धि कितनी होती है? 0 होगी, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग को यूज करते हुए आगे बढ़ना बच्चा, क्वेश्चन कहीं आपको ऐसा ना हो कि फंसाने वाला हो। वायवीय परिस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एटीपी अणुओं की कितनी उपलब्धि होती है? 0 बनेगा, 2 एटीपी बनेंगे, 4 एटीपी बनेंगे या फिर 8 एटीपी बनेंगे? दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं? ए, बी, सी, डी में से। देखो मैं इसमें चर्चा करना चाहूंगा। देखो पहली बात, देखो क्या लिखा हुआ है, वायवीय श्वसन। जबकि हम जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो O2 की अब्सेंस में होता है। किस में होता है? अब्सेंस में होता है। इसका मतलब अवायवीय श्वसन होता है। अब यहाँ पर वायवीय दे दिया, इसका मतलब एटीपी बनने का मतलब ही नहीं है, तो हम ए ऑप्शन के पास में जाएंगे। आपको कंफ्यूज और डाइवर्ट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था, तो समझना है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। वायवीय परिस्थिति में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एटीपी अणुओं की कुल उपलब्धि कितनी होती है? तो 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी, बिल्कुल। और वैसे बात कर लेना ग्लाइकोलाइसिस तो 6 से 8 अणु एटीपी के बनते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वायवीय पर फोकस करना है। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन का दर्शन कर रहे हैं। ग्लूकोज अणु के वायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणु बनते हैं जब, ढंग से देखो, ढंग से पढ़ना, जब मेलेट एस्पार्टेट शटल चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहता है कि देखो ग्लूकोज अणु के वायवीय श्वसन में कितने अणु एटीपी के बनते जब क्या चलता है? मेलेट एस्पार्टेट शटल चलता है। देखो अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन को बात करना है। दीजिए करेक्ट आंसर। 38 होगा, 18 होगा, 28 होगा, 4 होगा। देखो सुनो, ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान बनते हैं 2NADH2। बिल्कुल बनते हैं ना। ये 2NADH2 जो होते हैं ना, ये 2NADH2 जब मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा, ध्यान से सुनना, और किस में प्रवेश कर जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ETS साइकिल में प्रवेश कर जाते हैं। पॉइंट को अच्छे से पकड़ लेना बेटा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान 2 NADH2 बनते हैं। ये मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा जब माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ETS साइकिल में प्रवेश कर जाते हैं तो 6 अणु एटीपी के बनते हैं। कितने अणु एटीपी के बनते हैं? 6 अणु एटीपी के बनते हैं। इसलिए ऑक्सी श्वसन में, यानी कौन से श्वसन में? वायवीय श्वसन में कितने अणु एटीपी के टोटल हो जाएंगे? 38 अणु। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से समझना, बहुत अच्छी बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में बता के जाने वाला हूँ। देखो दोबारा क्या कह रहा हूँ मैं, 2NADH2 बना था कौन से चक्कर में? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर में। ये किसके माध्यम से? जब मेलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की ETS में जाएगा तो 6 अणु एटीपी के बनेंगे। तो टोटल वायवीय श्वसन में कितने हो जाएंगे? 38। लेकिन अगर यह बच्चा ग्लिसरोल, ध्यान देना, ग्लिसरोल लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से समझना, ग्लिसरोल फोस्फेट शटल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में जाएगा। देखो एक तो इस प्रकार से जा सकता है और एक जा सकता है देखो ग्लिसरोल, देखो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, देखो इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस प्रकार से यदि ग्लिसरोल फोस्फेट के द्वारा यदि जाएगा तो 4 अणु एटीपी के बनेंगे। कितने अणु एटीपी के बनेंगे? 4। तब वायवीय श्वसन में कितने अणु एटीपी के बन जाते हैं? 36। देखो हम एक साथ लिखते हैं ना स्टूडेंट कि वायवीय श्वसन में कितने अणु एटीपी के बनते हैं, तो हम लिखते हैं 36 से 38 अणु। कितने लिखते हैं? 36 से 38 अणु। आज आपको समझ में आएगा 36 का क्या मतलब है, 38 का क्या मतलब है। तो बच्चा जो ये 2NADH2 है ना, ये 2NADH2 जो है, ये यदि माइटोकॉन्ड्रिया में इस शटल के द्वारा प्रवेश करेगा तब तो बनेंगे 38 अणु, और ग्लिसरोल फोस्फेट शटल के द्वारा प्रवेश करेगा तब बनेंगे 36 अणु एटीपी के। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोटबुक में लिख सकते हैं। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। प्रथम श्वसनी भोज्याधार है। देखो भोज्याधार को आप श्वसन क्रियाधार भी कह सकते हैं बच्चा। क्या कह सकते हैं? श्वसन क्रियाधार कह सकते हैं। ग्लूकोज होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीपेप्टाइड होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? प्रथम श्वसन क्रियाधार क्या होगा? ग्लूकोज होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीपेप्टाइड होगा। जल्दी पहुंचो। देखो बात करते हैं भोजन के 3 महत्वपूर्ण घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सबसे पहला
जो माना जाएगा वो माना जाएगा कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को माना जाएगा। बिल्कुल याद रख लोगे। जब कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है, मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है, रेस्पायरेशन होता है, तो इस प्रकार के श्वसन को प्लावी श्वसन कहा जाता है। किस प्रकार का श्वसन बोलेंगे? जब कौन टूटे? कार्बोहाइड्रेट टूटे, ग्लूकोज टूटे, प्लावी श्वसन। कहने वाला वैज्ञानिक था ब्लैकमैन। कहने वाला वैज्ञानिक कौन था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक था। सुनो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, श्वसन होगा, ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद में किसका होगा? वसा का। और वसा के बाद में किसका होगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन से होने वाले श्वसन को कहा जाता है जीवद्रव्यी श्वसन। यह बात भी किसने कही थी? ब्लैकमैन ने कहा था। और प्रोटीन का श्वसन कब होता है? जब कोई महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो व्रत धारण करती है, या फिर कोई व्यक्ति भूखमरी से गुजरता है, तब किस प्रकार का श्वसन होता है? जीवद्रव्य प्रकार का श्वसन होता है। तो प्रथम श्वसनिक क्रियाधार किसको मानते हैं बच्चा? कार्बोहाइड्रेट को मानते हैं, ग्लूकोज को मानते हैं। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात करते हैं। देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से दर्शन कर पा रहे हैं उसका। मूंगफली एवं अरंडी के बीज का अंकुरण के समय श्वसन गुणांक कितना होता है? पहले तो देखो आप बात कर लो श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक को बच्चों लिख रहे हैं शॉर्ट एंड ट्रिक में RQ। RQ का मतलब होता है CO2/O2। बस आपको ये याद रखना है। यानी निर्मुक्त की गई कार्बन डाइऑक्साइड और काम में ली गई ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक कहलाता है। मैं शॉर्ट एंड ट्रिक में सीधा जानना चाहता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक होता है 1। कितना होता है? 1। इसके बाद में प्रोटीन और वसा। देखो मूंगफली है, इसका मतलब इसमें तेल है, तेल है, इसका मतलब ये वसा है। तो देखो मैं इसके आंसर के पास में सीधा ही चला जाता हूँ। बच्चा ध्यान देना, अच्छे से समझना, टाइम को व्यतीत नहीं करेंगे हम। वसा और प्रोटीन का श्वसन गुणांक जो होता है, देखो आप यहाँ लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो RQ बराबर का CO2/O2 होता है। C का मतलब कार्बोहाइड्रेट से समझना, इसका श्वसन गुणांक 1 होगा। प्रोटीन का होता है 1 से कम, और वसा का भी होता है 1 से कम। आपको समझना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जिसकी तरफ देखो यहाँ पर 1 से कम ये है, या 1 से कम ये है, या फिर 1 से कम ये है, फिर 1 से कम ये है। तो यहाँ पर बच्चा बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। वसा का श्वसन गुणांक 0.7 होता है बच्चा। कितना होता है? 0.7। यहाँ पर लिख देता हूँ फेट बराबर ये, ठीक है। और प्रोटीन की बात करें तो स्टूडेंट 0.7 से लेकर के 0.9 होता है। इतनी बात आपको समझ में आई, खोपड़ी में बैठ गई होगी। तो मूंगफली एवं अरंडी के बीज के अंकुरण के समय श्वसन गुणांक कितना होता है? तो 1 से कम होता है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में उभयनिष्ठ क्रिया कौन सी होती है? देखो एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो उभयनिष्ठ जो है ना क्रिया कौन सी होती है? TCA होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, या फिर प्रकाश श्वसन होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में उभयनिष्ठ क्रिया कौन सी है दोनों के बीच की? तो सिंपल सा है ना, थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो आप पहुंच गए होंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। देखो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है ना, वायवीय और अवायवीय दोनों के बीच का उभयनिष्ठ मार्ग माना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसी कड़ी में बात करते हैं बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन की। देखो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते समय, देखो हम बात करते हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज से हमें बनाना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैं लिखूं कहाँ? यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये पी है बच्चा, ठीक है। ये हमें बनाना है। कौन सा एंजाइम काम में लेंगे? अब एक बात तो आपको ये समझना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हैं हम, तो ये कौन सी साइकिल है? तो एक तो बच्चा आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार की जो घटना होती है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर होती है। कौन सी साइकिल के अंदर होती है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर होती है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर हम जो एंजाइम काम में लेंगे वो एंजाइम होगा, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम में लेते हैं। देखो सुनो, यहाँ पर मैंने काम में लिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम को काम में लूँगा तो यहाँ पर एक अणु ATP का खर्च हो जाएगा, और बच्चा देखो ADP बनेगा और 1 ऑर्गेनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल हो रहा है ना। जब ATP टूटता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, एक फॉस्फेट आयन निकल जाता है। बच्चा ये निकला हुआ फॉस्फेट आयन जो होता है वो इस फॉस्फेट के छठे कार्बन पर जुड़ जाता है और बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
कौन सा फॉस्फेट बन जाता है? ग्लूकोज के छठे कार्बन पर जुड़ेगा ना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हम कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम में लेते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते समय हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम में लेंगे। और एक धातु आयन भी काम आता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम। बिल्कुल, ये जो मैंने बनाया है पूरा का पूरा इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रथम स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो आप सीन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन से एंजाइम के द्वारा बनाएंगे? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा बनाएंगे। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। क्रेब्स साइकिल में कौन सा पदार्थ 5 कार्बन वाला होता है? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा था बच्चा कि क्रेब्स साइकिल में कौन सा पदार्थ 5 कार्बन वाला होता है। मैंने ये कहा था कि क्रेब्स साइकिल कितने स्टेप में चलती है? 10 स्टेप में। देखो, 6 कार्बन वाले की बात करूं तो कितने बनते हैं? 4। 5 कार्बन वाले की बात करूं तो कितने बनते हैं? 1। पढ़ रहे हो? और 4 कार्बन वाले की बात करूं तो कितने बनते हैं? 5। देखो 5, 6 और 4, 9, 10 हो गए ना टोटल। ये देखो इस प्रकार से। और मैं कह रहा हूँ कितने स्टेप में चलता है? 10 स्टेप में। तो ये क्रेब्स साइकिल जब चलती है ना स्टूडेंट, उसमें एक कंपाउंड होता है जो 5 कार्बन वाला होता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि वो कौन सा है, आपको ढूंढना है इसमें। तो देखो, सिट्रिक अम्ल होगा, फ्यूमेरिक अम्ल होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक। देखो ये ए लिखा हुआ ना बच्चा, इसको आपको पढ़ेंगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, अब बताओ आप यहाँ पर इन 4 में से कौन सा है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके से। जी हाँ, देखो आपको यहाँ पर जाना होगा डी ऑप्शन के पास में। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है इसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं, अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल होता है, ये जो होता है वो 6 कार्बन वाला होता है। कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला। फ्यूमेरिक होता है, ये होता है 4 कार्बन वाला। और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड लिखा हुआ स्टूडेंट, ये भी कितने कार्बन वाला होता है? 6 कार्बन वाला। बिल्कुल। और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन वाला होता है? 5 कार्बन वाला होता है। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल समय लग रहा है, आज 2 दिन हो गया क्लास में समय लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखो एक बार। मैं कहता हूँ अच्छी तरीके से मेरे को सुन करके यदि आप सीख पा रहे हैं तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर दुनिया को कितने टफ लगते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि लोग यहाँ फंस जाते हैं। कैसे पढ़ाएं, कैसे बताएं, क्या करें। बच्चे खुद भी जब फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को देखते हैं तो ऐसा लगता है भूत सामने आ गया हो। लेकिन ये चैप्टर इतने अच्छे चैप्टर हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है यदि इनको समझें। जब हम प्रकाश संश्लेषण 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, श्वसन 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको लॉन्ग टर्म जानना अपना कर्तव्य दायित्व है कि पेड़ पौधे किस प्रकार से वास्तव में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं। उस बात को समझाने के लिए मैं इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन जो आ गया वो अपना रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अपना टारगेट है। चलो बात करते हैं 16 नंबर की। एंजाइम शब्द किसने दिया था? लो, बीच में एक छोटा सा हल्का सा फुल्का सा हवा में उड़ने वाला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। एंजाइम शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? दीजिए करेक्ट आंसर। पास्चर था, बुकनर नामक वैज्ञानिक था, कुहेने था, सुमनर था। 16 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दे दो करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर कैसा ऑप्शन राइट हो जाएगा? मैं पास्चर के पास में जाऊं, बुकनर के पास में जाऊं, कुहने के पास में जाऊं, सुमनर के पास में जाऊं? बिल्कुल 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 जी, ध्यान रखना, यहाँ पर बी ऑप्शन के पास में जाएंगे। एंजाइम शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? बुकनर नामक वैज्ञानिक था। अब देखो बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक को एंजाइम है? किसकी बात कर रहा है? अगला को एंजाइम की बात कर रहा है। कौन सा को एंजाइम है? NAD है, NADP है और FAD है और ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दो बच्चा, बहुत शानदार है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों चैप्टर में ये तीनों चीज काम आती हैं। NAD, NADP, FAD, उपरोक्त सभी। तो याद रखना ये तीनों के तीनों ही है ना, क्या होते हैं अपने आप में? को एंजाइम होते हैं। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर की बात कर रहे हैं। देखो, एंजाइम की उपस्थिति में जैविक क्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा का क्या होता है? देखो एंजाइम है ना, एंजाइम की देखो जैविक क्रियाएं भी एंजाइम के द्वारा होती हैं। जैसे यूरिया का निर्माण होना, जाइमेज एंजाइम काम आता है।
तो यहाँ पर एक ऊर्जा काम आती है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, एक्टिवेटर एनर्जी के नाम से जानते हैं, सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती है बाद में घट जाती है, या फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ कि कई बार पेपर सेटर ने इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चों के सामने समस्या पैदा कर दी थी और एग्जाम में डाला हुआ क्वेश्चन है, तो 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है। एंजाइम की उपस्थिति में जैविक क्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा की मैं बात करूँ ना बच्चा, तो मैं जाऊँगा बी ऑप्शन के पास में, यानी ये क्या हो जाती है, घट जाती है। तो आपको भी किसके पास में जाना होगा, बी ऑप्शन के पास में जाना होगा। बात करो सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार फिर से दर्शन कर पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्रेब्स साइकिल की साइट कौन सी है, साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल का स्थल कौन सा है। हरित लौक में होती है क्रेब्स साइकिल, गोल्जी बॉडी में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और अंतर्प्रदवित जालिका में होती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे उम्मीद है कि मेरे लाडले ऑप्शन को देखते ही तुरंत आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। क्रेब्स साइकिल का कौन सा साइट है। आज की क्लास में कई बार इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से क्रेब्स साइकिल के बारे में हमने विवरण जाना है। देखो बच्चों, क्रेब्स साइकिल किसके अंदर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अपना यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलो तो बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम ए को ग्रहण कौन करता है। क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ए को ग्रहण कौन करता है। देखो क्या कह रहा है, मेलिक एसिड ग्रहण करता है, फ्यूमेरिक अम्ल ग्रहण करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ग्रहण करता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ग्रहण करता है। दीजिए करेक्ट आंसर। क्रेब्स साइकिल के अंदर एसिटाइल को एंजाइम को कौन ग्रहण करता है। 4 ऑप्शन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं यहाँ पर। देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास में पायरुविक एसिड है। हो सके मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अच्छे से नहीं लिख पाऊँ, लेकिन आपको समझना है ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड से मध्यवर्ती कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम एसिटाइल को एंजाइम ए है बच्चा, ठीक है। इस एसिटाइल को एंजाइम ए को एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड, कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला कंपाउंड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4C, ये इसको ग्रहण करता है और 6 कार्बन वाले कंपाउंड में बदल जाता है, जिसको हम सिट्रिक अम्ल चक्कर के नाम से जानते हैं, सिट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो देखो अब इससे इस रेखीय निरूपण से आप समझ सकते हैं। देखो पायरुविक अम्ल से बनेगा एसिटाइल को एंजाइम ए, जिसको ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर का मध्यवर्ती कंपाउंड बोलते हैं। इस एसिटाइल को एंजाइम को 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ग्रहण करेगा, और जैसे इसको ग्रहण करेगा तो अपने पास में बन जाएगा सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन वाला होगा, 6 कार्बन वाला। तो बिल्कुल आपको बच्चा यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को एंजाइम ए को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ग्रहण करने का काम करता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पादप में श्वसन अपना चैप्टर था, 11th NCERT अपना चैप्टर था, जिसमें आपको टॉप 20 MCQs देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को आज का कंटेंट, आज का डाटा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और खोपड़ी में फिट कर लिया होगा। बच्चों इसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। यदि आप विश्वास के साथ में अपने 20 से 25 मिनट डेली राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में खर्च करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि बायोलॉजी की सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छा डाटा, बहुत अच्छा कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी जो भाग लेता है उसको ये डर रहता है कि कितनी तैयारी हुई है, कितनी नहीं हुई है। ये एक प्रकार से टेस्ट सीरीज मानते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। डेली आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं, मैं आपको मौका देता हूँ 5 से 10 सेकंड का सोचने समझने और आंसर देने का। उस समय में आप खुद आंसर दे करके खुद का टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी इस टॉपिक में कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी तैयारी आपको करना बाकी है। जहां आपको नज़र आ रहा है कि इतनी तैयारी और करनी है, तो उस टॉपिक में आप सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। तो एक मार्गदर्शन के रूप में राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी और 9th और 10th में साइंस और मैथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल के साथ में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।